बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MT 621 के नेक्स्ट लेक्चर्स। आई होप सो कोई पिछले लेक्चर्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 51 से स्टार्ट होते हैं, जो कि हमारा इस थ्योरम से स्टार्ट हो रहा है। मॉड्यूल 51 कह सकते हैं, टॉपिक 51 कह सकते हैं आप इसको। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, इसमें थ्योरम था, थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हमने सीक्वेंसेस की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, जब कोई चीज़ कन्वर्जेंट होती है, या तो आपके जो दो सीक्वेंस अगर दिए गए हों तो वो दोनों सीक्वेंस इक्वल होते हैं, तो देन उनको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा जाता है। या अगर दो सीक्वेंसेस दिए गए होते हैं, उनकी लिमिट्स सेम होती है, तो देन उसको कन्वर्जेंट कहा जाता है। या कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट इज इक्वल टू 0 होती है, तो ऐसे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। और उसके अलावा कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो और वो उसकी लिमिट लेने से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू दैट कांस्टेंट है, तो ऐसे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो सीक्वेंसेस होते हैं जिनकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेने से पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी आती है। ऐसे सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस कहते हैं। तो आज का जो हमारा थ्योरम है, उसमें कहते हैं कि हमने पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सब सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो सब सीक्वेंसेस वो सीक्वेंस होते हैं जो कि हम एक सीक्वेंस के अंदर से ही एक और सीक्वेंस लेते हैं। ऐसे सीक्वेंस को हम सब सीक्वेंस कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा जो एक सीक्वेंस है जो हमें दिया हुआ है, वो सीक्वेंस खुद एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन उस सीक्वेंस का जो हमने सब सीक्वेंस लिया वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। एट द एंड हमने ये एक थ्योरम पढ़ा था। अभी कहते हैं कि हर जो सब सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट होता है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, यानी कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अगर कन्वर्जेंट होगा, तो देन उसका जो सब सीक्वेंस हम फाइंड करेंगे वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो इसको देखने थ्योरम को इसमें भी ये लिखा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू n, Sn इज इक्वल टू S आ जाएगा। यानी कि वो बात जो मैंने अभी आपको बताई है, किसी भी सीक्वेंस का जब हम लिमिट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू दैट सीक्वेंस, इट्स मीन कि वो आपका क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। और जो S होगा वो लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के दरमियान में होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जब आएगा तो देन हमारा सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगा। देन आगे जब इसका हमने सब सीक्वेंस लिया Sn के, इसका जब आपने सब सीक्वेंस लिया Sn एंड सबस्क्रिप्ट के, जब सब सीक्वेंस लिया तो वो भी इक्वल टू दैट सीक्वेंस है, तो इट्स मीन कि जो हमारा क्या है, सब सीक्वेंस भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फॉर एवरी सब सीक्वेंस Sn के ऑफ Sn, यानी कि हर एक जो सब सीक्वेंस, हम जितने भी सब सीक्वेंसेस बनाएंगे अपने गिवन सीक्वेंस में से, वो सारे जो सीक्वेंस होंगे वो क्या सीक्वेंस होंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे। ठीक है। उसके बाद इसका प्रूफ भी दिया गया। बाय डेफिनेशन फॉर द एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ये हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की। डिलीटेड नेबरहुड में भी इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। वेयर इज एन इंटीजर एन सच दैट, देखिए अगर एक इंटीजर एन जो है वो दिया गया, तो देन इन दोनों के डिफरेंस, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लेके, वो भी आपका क्या आएगा, लेस देन आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन के, और जो एन है वो ग्रेटर देन एक एन के होगा जिसमें सारे इंटीजर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अगर एन के जो है वो आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वहाँ पे एक इंटीजर के भी एग्जिस्ट करता है, देन एन के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर एन होगा, जो इंटीजर्स हम यहाँ पे ले रहे होंगे। और अगर स्मॉल के इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल के, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं हमारे सीक्वेंस की। ये बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जो सीक्वेंस हमें दिया गया सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करना वो एक अलग चीज़ है, और एक सीक्वेंस की लिमिट्स फाइंड करना वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। लिमिट्स फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, हमने लिमिट्स इतनी आसानी से हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमें ये पता चल गया है कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो देन हम उसकी लिमिट्स जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसकी लिमिट्स को भी साथ डिफाइन किया। एल जो है वो आपका लिमिट्स के लिए यूज होता है, मतलब कि आप उस सीक्वेंस की लिमिट्स भी निकाल सकते हैं। सब सीक्वेंस जो आपने लिया है Sn के माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन ही है कि, एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल के, जो आपने नया इंटीजर जो है वो यहाँ पे लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में भी थ्योरम से स्टार्ट होता है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैंने हर एक को साथ मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। इस पूरे जो 51 मॉड्यूल है आपको उसमें बस यही एक थ्योरम डिस्कस किया गया है और इसका प्रूफ ये छोटा सा है। इसकी बेसिक चीज़ आपने यही देखनी है कि हर जो सब सीक्वेंस होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, वो भी कन्वर्जेंट होता है अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो। ठीक है। और इसकी ये बेसिक टर्म्स आपने याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जब लिमिट लेने से, तो फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इज इक्वल टू SI की, और इसके अलावा सब सीक्वेंस की अगर लिमिट ले तो वो भी उसी सीक्वेंस के इक्वल आएगी। और ये दोनों जब इक्वल होंगे तो इट्स मीन कि ये कन्वर्जेंट। मैंने आपको बताया कि जब दो सीक्वेंसेस दिए गए हों तो उनका जो लिमिट अप्लाई करने से उनका सोल्यूशन सेम आता है, तो इट्स मीन कि वो दोनों सीक्वेंस कौन से होते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, कहता है थ्योरम है कि इफ एस एन इज मोनोटोनिक एंड हैज अ सब सीक्वेंस एस एन के सच दैट, पहले इसकी ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इस पूरे का मतलब क्या है जो दरमियान में ये दो लाइनें दरमियान में लिखी है, इसका मतलब क्या है कि द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड हैज एन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस भी जो है इसको हम प्रूव कर सकते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस होता है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, कैसे सीक्वेंस जिसमें नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग की टर्म आती है, ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंसेस कहते हैं। इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक है और उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो उस जो हमारा सीक्वेंस होगा उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक टर्म थी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे देख ले, फिर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन वही अप्लाई करती है कि पहले हमने सब सीक्वेंस लिया और फिर हमने सीक्वेंस लिया। ये जो हमारा थ्योरम था इसमें हमने पहले सीक्वेंस लिया देन हमने इसका सब सीक्वेंस लिया। अब कहते हैं कि अगर एक सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक है और उसका जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो देन वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। बस थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे कहते हैं कि हर सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर जो हमने सब सीक्वेंस लिया वो कन्वर्जेंट है तो देन वो जो सीक्वेंस हमने लिया था, यानी कि सीक्वेंस में से जो सब सीक्वेंस निकाला है वो भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, सब सीक्वेंस है। इसी तरह से यहाँ पे फिर से उन दोनों के लिमिट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि जो दोनों के कन्वर्जेंट है। देन आगे थ्योरम को रिकॉल करवाया गया, जो नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग है, ये इनको देख लेते हैं कि इफ एस एन इज नॉन डिक्रीजिंग तो देन हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसका जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दैट एस सीक्वेंस आ जाएगी। जब नॉन इंक्रीजिंग होगी तो फिर किसकी इक्वल आ जाएगी, वो इनफिमम ऑफ दैट सीक्वेंस आ जाएगी। अब इसको प्रूव करना है कि एस एन इज आल्सो नॉन डिक्रीजिंग, जो हमें एस एन के जिनकी जो सब सीक्वेंस हमने लिया है वो भी क्या है, हमारे पास एक नॉन डिक्रीजिंग है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें पता होता है कि सुप्रीमम ऑफ एस एन के एंड सुप्रीमम ऑफ एस एन, ये चीज हमने देखी है कन्वर्जन में कि कन्वर्जन कब होंगे दो सीक्वेंस, जब उन दोनों की लिमिट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम ऑफ सब सीक्वेंस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दैट सीक्वेंस, इन दोनों के आंसर जो है वो इक्वल आएंगे। और हम जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज करते हुए इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए का मॉड्यूल ए प्लस बी का मॉड्यूल इज इक्वल टू ए प्लस बी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिखते थे और इसी तरह से यहाँ पे भी हम लेस देन इक्वल टू इस इक्वल को खत्म करके इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। द सेट ऑफ टर्म एस एन के इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ टर्म एस एन, जब इनका जो सुप्रीमम है वो क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू सब सीक्वेंस ऑफ दैट होगा, तो देन जो है वो इनकी लिमिट्स आपस में ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। और जब जो है वो हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग होगा तो देन हमारे पास ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। यहाँ पे आई थिंक सो मिस्टेक है, यहाँ पे अगर लिखा है कि सुप्रीमम ऑफ एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे हम इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को सुप्रीमम ऑफ एस एन के हम दूसरी साइड पे लिख सकते हैं और सुप्रीमम ऑफ एस एन जो है वो इधर लिख सकते हैं। बाकी ये भी ठीक है, मतलब इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमें एक चीज जो है वो फिक्स करनी है, उसका कंसेप्ट पूरा लेना है। तो हम इसको जब पहले एक दफा लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस एन इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ एस एन के, जिनकी ये आपका सब सीक्वेंस है। बार बार मैं इसको सब सीक्वेंस नहीं बोल रही, जस्ट एस एन के ही बोल रही हूँ। तो दूसरी दफा जब हम इसकी इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे तो देन हम लिख सकते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ एस एन के है वो क्या है, वो हमारे पास है ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ एस एन। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ एस एन है वो लेस देन सुप्रीमम एस एन के। जब ये दोनों इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाती है तो देन अब इन दोनों को हम जो है वो कंपेरिजन इन दोनों को करके हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस एन के इज इक्वल टू सुप्रीमम एस एन, इट्स बीन की ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पॉइंट एक्स बार इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। लिमिट पॉइंट की भी हमने जो है वो स्टार्टिंग में पिछले मॉड्यूल्स में अपना डिस्कस कर लिया टॉपिक। अब सेट एस इफ एंड ओनली इफ आप नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ गई, इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ द पॉइंट इन एस सच दैट एक्स एन नॉट इज इक्वल टू एक्स बार, यानी कि जो हमारा जो सीक्वेंस हमने लिया है एक्स एन वो नॉट इज इक्वल टू है एक्स बार, यानी कि लिमिट पॉइंट की इक्वल वो नहीं है। फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी इज एक्स एन इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, उसके बाद इसकी बाय डेफिनेशन अगर इसको हम प्रूव करें तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नेबरहुड का कंसेप्ट देखा था, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो देखी थी और उसी तरह से इसकी डेफिनेशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे। 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस, इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो हम ले लेंगे एक्स एन माइनस एक्स बार की और वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगी। ठीक है, ये मैंने आपको जैसे मैंने बताया कि एप्सिलॉन नेबरहुड वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन हो रही है। एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स बार कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ एस, दिस मीन्स दैट एक्स बार इज द लिमिट
पॉइंट ऑफ एक्स। क्योंकि ये चीज़ तो हमें यहाँ पे थ्योरम में ही पता चल गई है। तो यहाँ पे जो एक्स बार है वो लिमिट पॉइंट है, हमारे पास जो सेट एस जो है वो सीक्वेंस दिया गया है, उसका हमारे पास एक जो है वो एक्स बार जो है वो उसका लिमिट पॉइंट है। अगर इस तरह हो तो फिर हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक्स एम माइनस एक्स बार, यानी एम में कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पे, और एम जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन के होगा, और लिमिट एन अप्रोचेस टू, मतलब बात वही फिर बार आ जाइए कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स बार के आ जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर जो है वो हम लिमिट सप्लाई करेंगे तो देन ये जो है ये इसका क्या है हमारे पास, ये इसके पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, कहते हैं कि इफ एक्स एन इज बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड का हमने थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था, अब हमें बाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो को डिस्कस करते हैं। इफ एक्स एन इज बाउंडेड, अगर एक्स एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो जो एक्स एन है वो हमारा कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगा। पीछे हमने देखा था कि वो हमारे पास क्या था, जस्ट हमने सीक्वेंस के बारे में देखा था कि अगर सीक्वेंस जो है वो एक मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये डेफिनेशन हमने देखी थी कि अगर इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है और जो उसका एक्स एन है वो क्या है, उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंसेस के बारे में हम डिस्कस करें, और इस तरह से अगर वो अनबाउंडेड अबव है तो फिर हम किस तरह से उसको डिनोट करते हैं, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन के। अब एन के मीन्स के सब सीक्वेंस की बात हो रही है, वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, इन्फिनिटी के आ जाएगा। और अगर वो अनबाउंडेड बिलो होगा तो फिर आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। अब एग्जांपल है कुछ इसकी, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे कहते हैं कि लेट एस बी दैट अकर्स एज अ टर्म ऑफ एक्स एन। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि इफ एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन और एस इज इक्वल टू 1 एंड -1। 1 एंड क्या है कि यहाँ पे अगर एन क्या है कि यहाँ पे अगर एन की वैल्यूज जो हम चेंज करते जाए 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करते जाए अप टू एन टर्म्स तक, तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस 1 -1 1 -1 1 -1 इसी तरह से आता जाएगा और अप टू एन टर्म्स तक ये जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। और इसको जब हम सम अप करके लिखें, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस बना के इसको लिखें, तो इसमें जो सारी टर्म्स रिवाइज हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, वो हमारे पास क्या है, 1 और -1 रिपीट हो रहा है। तो हम सिंपली इसको जो है वो 1 और -1 आगे देखें। इसी तरह से आगे देखें तो ये आपको एग्जांपल दी कीजिए, एक्स एन इज इक्वल टू 1 1/2 अप टू 1/3 अप टू 1/n टर्म्स तक ये जा रहा है। जब इसको जो है वो हमने फाइनाइट करके इनफाइनाइट टर्म्स तक इसको हमने लिखा, तो देन ये किसके इक्वल आ गया, 1 1/2 अप टू 1/n टर्म्स तक। ठीक है, यानी कि इसको भी हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर कहते हैं कि अगर इफ एस कंटेन ओनली फाइनाइट मैनी पॉइंट्स, यानी कि जिस तरह ये हमारा पॉइंट था, इसमें अगर फाइनाइट पॉइंट हो तो देन एक्स बार इनकी जो हमारे लिमिट्स पॉइंट है, इन एस अकर इनफाइनाइटली ऑफन इन एक्स एन, दैट एक्स नॉट हैज अ सब सीक्वेंस एस एन के सच दैट एक्स एन के इज इक्वल टू एक्स बार, इनके जो सब सीक्वेंस है उसके वो लिमिट पॉइंट के इक्वल होगा। देन लिमिट के अप्रोचेस टू इनफिनिटी के एक्स एन के इक्वल टू एक्स बार, इनके ऊपर हम लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से हम इस केस को फिनिश कर सकते हैं। जब वो फाइनाइट टर्म्स होती हैं तो देन हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस वाई जे आ जाता है, उसको इस तरह से हम फिर डिनोट करते हैं, लिमिट जे अप्रोचेस टू इनफिनिटी वाई जे इक्वल टू एक्स बार, यानी कि उसकी जो लिमिट होगी वो इक्वल टू लिमिट पॉइंट्स के होगी। ठीक है, और इसी तरह से उसका जब हम सब सीक्वेंस लेंगे तो दैट्स इक्वल टू एक्स एंड जे आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसका जो प्रूफ है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक ये जो चीज़ें तीनों चारों ये आपने अच्छे से याद रखने की, अनबाउंडेड बिलो होगा तो देन दिस इसके इक्वल इसका आंसर आता है, और अगर अनबाउंडेड अबव होगा तो देन ये जो है वो लिमिट्स इसकी इक्वल होती है, और अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो एक्स एन जो है उसके कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है। इसमें कहता है कि अगर एस एन एक बाउंडेड अबव है और वो कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज नहीं करता अप टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेंस के मैंने आपको डेफिनेशन पहले बता दी है कि वो सीक्वेंस जो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी तक उनकी लिमिट्स जाती हैं अप्लाई करने के बाद, तो वो जो सीक्वेंस होते हैं उनको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें ये कि अगर एक सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव होगा और वो डाइवर्ज भी नहीं करोगा अप टू इन्फिनिटी तक, देन देयर इज अ यूनिक रियल नंबर एस बार। ये जो एस बार है, इस एस के ऊपर जो बार नजर आ रही है, इसको हम सुपीरियर के लिए डिनोट किया जाता है, सच दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, एस एन इज लेस देन एस बार प्लस एप्सिलॉन, और ये लार्ज एन के लिए आपकी स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। और जब इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आपके पास आती हैं तो एस एन इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ये आपकी लिमिट सुपीरियर है, माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ये आ जाएगा तो देन आप इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स तक इसको यूज करेंगे।
इसी तरह से आगे थ्योरम है, ये आपके पास थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। अगर एस एन जो है वो हमारे पास एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है एंड डज नॉट डाइवर्ज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बाउंडेड अबव होगा तो डज नॉट डाइवर्ज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, जब बाउंडेड बिलो है तो डज नॉट डाइवर्ज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड देयर इज अ यूनिक रियल नंबर। एस के नीचे आपको एक बार नजर आ रही है, इट्स मीन की ये लिमिट इंफीरियर की बात हो रही है, सच दैट इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एस एन इज लेस देन, आपके पास यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा लिमिट, देन जो है वो आपके पास आ जाएगा एस एन इज ग्रेटर देन एस लिमिट इंफीरियर माइनस एप्सिलॉन लार्ज एन के लिए यूज होगा और इनफाइनाइटली मैनी एन्स के लिए यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन यूज होगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है, जब बाउंडेड अबव होगा तो देन आपका यहाँ पे प्लस यूज होगा लार्ज एन के लिए और लिमिट सुपीरियर यूज होगी, और जब बाउंडेड बिलो यूज होगा तो लार्ज एन के लिए आपके पास यहाँ पे लिमिट इंफीरियर यूज होगी एंड माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, और इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स के लिए यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास नेगेटिव में था, और यहाँ पे लिमिट सुपीरियर इंफीरियर यूज हो रही है और जहाँ पे लिमिट आपकी सुपीरियर यूज होगी। इनका प्रूफ बेशक जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पेपर में भी आने के इसके कोई चांसेस नहीं है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो जस्ट ये है, तो बस मैं वही चीज़ आपको करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये अगर आप जो है उसको करने बैठ जाएंगे तो आपके लिए भी कन्फ्यूजन होगी और सारी चीज़ें जो है वो मिक्स भी हो सकती हैं। तो मेन चीज़ यही है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि इनकी जो लिमिट्स हैं उनको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। लिमिट जो सुपीरियर होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट सुप्रीमम ऑफ एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इनकी जो जब आपका सुपीरियर होगा तो आप सुप्रीमम यूज़ करेंगे, और जब आपके पास इन्फीरियर लिमिट आप यूज़ करेंगे तो देन आपके पास यहाँ पे इन्फीमम ऑफ दैट सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा। फिर आगे कुछ और डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि लिमिट सुप्रीमम एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा जब एस एन जो है वो नॉट बाउंडेड अबव होगा, और इस तरह से लिमिट सुपीरियर एस एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा जब जो उसका सीक्वेंस है, जस्ट सीक्वेंस है, वो भी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो है वो डाइवर्ज कर रहे होंगे, और इन्फीमम जब इसका लेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आएगा और जो एस एन सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा। और इस तरह से इन्फीमम ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि दैट सीक्वेंस भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और जब उसका इन्फीमम हम लेंगे तो वो भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा। इट्स मीन कि ये दोनों सीक्वेंस भी आपस में डाइवर्ज कर रहे हैं। देन आगे इसका जो है वो थ्योरम है कि एवरी सीक्वेंस एस एन ऑफ द रियल नंबर हैज अ यूनिक लिमिट सुपीरियर एंड हैज अ यूनिक लिमिट इंफीरियर एज एक्सटेंडेड रियल। ठीक है, यानी कि रियल नंबर में हर जो सीक्वेंस होता है उसका एक यूनिक लिमिट सुपीरियर होता है और एक यूनिक लिमिट इंफीरियर होता है, तो उसको इस तरह से हम जो है वो लिख सकते हैं एस लिमिट इंफीरियर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। आपके पास यहाँ पे ये टर्म आती है। उसके अलावा मजीद कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये सुप्रीम जो आपके सुपीरियर है उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, वही जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रही हैं, बस उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। कंडीशंस दी गई हैं और साथ में लिमिट्स भी बताएंगे कि ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। और इसी तरह से इंफीरियर के लिए भी यहाँ पे आपको इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से एग्जांपल है कि सुप्रीमम ऑफ एन स्क्वायर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड इन्फीमम ऑफ एन स्क्वायर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ -1 अवर एन इक्वल टू 1, ये जस्ट सिंपल सी टर्म्स है, इनको आपने जो है वो याद देख लेना एक दफ़ा, ये आपके ऑब्जेक्टिव को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन आगे थ्योरम एफ एस एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कि अगर एस एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आपके पास टाइप है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस होगा इफ एंड ओनली इफ, जब इनकी जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर है वो भी इक्वल होंगी और वो भी इक्वल टू दैट एस होंगी। ठीक है, इसका जो ये है प्रूफ, इसमें बस ये चीज़ है कि इसमें एप्सिलॉन नेबरहुड का यूज़ करते हुए हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। साइड दरमियान में आपका जो है वो जो एस एन जो आपका सीक्वेंस लिया जाता है वो, एंड एक साइड पे आपका एप्सिलॉन माइनस हो जाता है और दूसरी साइड पे आपका एप्सिलॉन जो है वो आपका ऐड हो जाता है। और ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन है अप टू एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर इसकी लिमिट ली जाए तो इसकी। उसके बाद कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस की जो बेसिक टर्म है वो ये है कि ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी टर्म के दरमियान डिफरेंस जो है वो हम जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं, यानी कि जितना मर्जी हम करें। इसको ग्राफिकली जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो स्टार्टिंग में इसके पॉइंट्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, ठीक है, वो शुरू होते हैं, लेकिन जब इसको हम जैसे जैसे आगे लेके जाते हैं तो हम इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। ये बिल्कुल करीब तरीन आ जाता है। एक जो नंबर है वो यहाँ पे एन लिया जाता है, एन के बाद जब एन के पॉइंट पे ये वैल्यूज हमारी पहुँच जाती हैं और उसके ऊपर पहुँचने के बाद देन हमारा जो ये ग्राफ है ये नैरो डाउन होता जाता है।
यानी कि जितने भी हम इसमें डिफरेंसेस लेते हैं उनकी वैल्यूज को हम नैरो डाउन करते जाते हैं। इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सीक्वेंस एस एन ऑफ द रियल नंबर इज कॉल्ड द कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर इज एन इंटीजर n सच दैट Sn minus Sm is less than एप्सिलॉन। इफ m एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n के दैट नंबर जो कि हमने यहाँ पे लिया था। n आगे जो है वो थ्योरम है, इसमें Sn माइनस Sm जो है ये आपके पास क्या है, ये आपकी टर्म्स हैं कॉची सीक्वेंस की। जो भी आपको सीक्वेंस में टर्म दी जाती हैं उनको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम जितना मर्जी जो है वो नैरो डाउन कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन छोटे से छोटी वैल्यू होती है और ग्रेटर वैल्यू भी हो सकती है। ये आपको ऑलरेडी मैं एप्सिलॉन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ। एंड एम एन एन कोई भी एलिमेंट्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इंटीजर्स होंगे जो कि हमने कॉची सीक्वेंस में हमारे पास दिए जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ एस एन इज अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन एस एन इज बाउंडेड। ठीक है, यानी कि जो एस एन है वो हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है, वो जो सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस है हमारे पास। तो जो वो सीक्वेंस होगा वो आपका बाउंडेड सीक्वेंस भी होगा। ठीक है, ये इसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस भी आती हैं कि अगर एक सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो देन रियल नंबर का कॉची सीक्वेंस है देन वो बाउंडेड है। या फिर ये भी आ सकता है कि अगर एस एन एक बाउंडेड है रियल नंबर में, एस एन जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है एंड रियल नंबर तो देन वो कॉची सीक्वेंस भी होगा। इसका प्रूफ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था, इसमें ये था कि कोई भी दो एलिमेंट्स जो हम लेते हैं और उनके ऊपर एप्सिलॉन नेबरहुड का कंसेप्ट लगा के देन हम इसको प्रूव करते हैं कि कॉची सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर का सेट है और वो एस एन पे बाउंड करता है। उसकी लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी लेने से दैट सीक्वेंस के इक्वल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इसमें कन्वर्ज कब तक ये करता है, सीक्वेंस एस एन ऑफ द रियल नंबर कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ गई फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर इज एन इंटीजर सच दैट, हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर एक सीक्वेंस है रियल नंबर का वो कन्वर्ज करता है, कब कन्वर्ज करता है, जब हर जो नंबर है एलिमेंट का वो ग्रेटर देन 0 होता है और वहाँ पे एक इंटीजर n एग्जिस्ट करता है, देन एस एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन एंड m और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n रहते हैं। इसका जो प्रूफ है ये बस इतना ज़्यादा मतलब नहीं है इम्पोर्टेंट, इसको बेशक आप स्किप कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको जो है वो मैं थोड़ा बहुत इसको बता दूंगी, लेकिन इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये है कि दो टर्म्स जो है वो ली गई हैं और इनके ऊपर जो है वो एप्सिलॉन पहले ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई गई है, दोनों के ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा के फिर दोनों को जो है वो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की टर्म के साथ इसको डिफाइन किया गया है। एंड देन एट द एंड जो है वो हमारे पास ये लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 3 एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन कोई भी जो है वो वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर जो है वो लिया गया, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब लिमिट इक्वल होती है तो देन जो हमारा सीक्वेंस होता है वो कन्वर्ज करता है। तो आज हम ये टॉपिक्स करेंगे 58 तक। नेक्स्ट जो है वो हमारा सीरीज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो वो हम एक साथ ही फिर स्टार्ट करेंगे ताकि इनका जो सीक्वेंस का कंसेप्ट है वो एक दफ़ा आपका क्लियर हो जाए। तो कल इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को कवर करेंगे। आई होप सो कि आज के लेक्चर्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।